नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए विपक्ष का पैदल मार्च, राहुल बोले सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। राज्यसभा में महिला सांसदों के साथ अभद्रता का आरोप, विपक्ष हमलावर। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए सोनिया करेंगी ऑनलाइन बैठक। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी लॉक। कांग्रेस बोली बीजेपी से डर गया ट्विटर। अमेरिका की चेतावनी, 90 दिनों में काबुल पर तालिबान का होगा कब्जा। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के साथ दुर्व्यवहार और सत्र को समय से पहले समाप्त करने के विरोध में विपक्ष ने आज विजय चौक से संसद तक पैदल मार्च निकाला। मार्च में राहुल गांधी, आरजेडी सांसद मनोज झा सहित 15 दलों के सांसद और नेता शामिल हुए। पैदल मार्च के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है और विपक्ष को अपने दिल की बात संसद में नहीं बोलने दी जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर सांसदों के साथ मारपीट की गई है। उन्होंने कहा कि सभापति की जिम्मेदारी सदन को चलाने की है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। राज्यसभा में मार्शलों ने महिला सांसदों से बदसलूकी की और ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या की गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि संसद में मार्शल लॉ लगाया गया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए मोदी सरकार के 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संसद में हुए हंगामे के लिए विपक्ष को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये पूरा संसद का सत्र साफ हो गया है। सरकार के अड़ियलपन की वजह से, सरकार के रुख की वजह से सरकार ने इस संसद में गतिरोध के बीच भी अनाप शनाप ढंग से बिल पारित करवाए हैं, बिना बहस के बिल पारित करवाए हैं और अचानक संसद का सत्र भी समाप्त घोषित कर दिया है। इससे पता चलता है कि संसद को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं रही थी और ना ही जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए तैयार थी। इसलिए ये संसद का सत्र पूरी तरह से वॉश आउट हो गया, साफ हो गया है और इससे विपक्षी दलों में बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है और उन्होंने उसको प्रकट भी किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। लेकिन सरकार के रवैये से साफ दिख रहा है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो उल्टे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो सीसीटीवी का फुटेज है, चुनिंदा ढंग से उसको जारी करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी हो विपक्षी पार्टियों के कारण हुआ, विपक्ष के नेताओं के कारण हुआ और यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगा दिया है कि विपक्षी दल मंत्रियों को धमका रहे थे। तो एक ऐसी सरकार जो इस तरह की है, उसे विपक्षी दल धमका दें, ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। लेकिन केंद्र सरकार का जो रुख, रवैया, काम करने का ढंग, कार्यशैली रही है, उससे ये साबित होता है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से संसद को चलाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है। अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन महिला सांसदों ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा में उनके साथ पुरुष मार्शलों ने बदसलूकी की है। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने अपने 55 साल के संसदीय जीवन में राज्यसभा में कभी भी महिला सांसदों पर हमला होते हुए नहीं देखा। पवार ने कहा कि 40 से ज़्यादा महिलाओं को बाहर से सदन के भीतर लाया गया। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखद है और लोकतंत्र पर हमला है। टीएमसी सांसद डेरेक ब्रायन ने कहा कि राज्यसभा में सांसदों से ज़्यादा सुरक्षा गार्ड थे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राज्यसभा टीवी आप सबको ये नहीं दिखाएगा और संसद में मोदी शाह का गुजरात मॉडल काम कर रहा है। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि बाहर से लोग बुलाकर मारपीट की गई है। लेकिन विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाया वो बहुत गंभीर है। संसद के अंदर, किसी सदन के अंदर बाहरी लोगों को मार्शल के रूप में लाया जाए और महिला सांसदों के साथ इस तरह का व्यवहार हो, ये पूरी तरह से अस्वीकार है। ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। संसद की मर्यादा
के और गरिमा के खिलाफ है और इस तरह की हरकत ठीक है, एक वीडियो फुटेज जारी किया है सरकार ने और जाहिर है कि वो सिलेक्टिव फुटेज होगा और आमतौर पर ये नियम है कि जब संसद के अंदर इस तरह के हंगामे होते हैं तो जो कैमरे हैं उन्हें उसको कवर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के हंगामे को कवर किया है तो ये जो गाइडलाइंस हैं उनका भी उल्लंघन सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला सांसदों के साथ इस तरह से पुरुष मार्शलों ने विरोध किया, बदसलूकी की है और उसको भी सरकार बचाव कर रही है, उसको भी सही ठहरा रही है। और उस वीडियो फुटेज में भी दिखता है, साफ दिखता है कि सदन के अंदर सांसदों के मुकाबले अब मार्शलों की संख्या कहीं ज़्यादा है, यानी मार्शलों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, कई विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करते समय कुछ सीमाएं लांघी हैं, लेकिन इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, उसका अड़ियल रुख जिम्मेदार है। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाने का फैसला किया है। इसके तहत पहले एक वर्चुअल बैठक की जाएगी और उसके बाद एक डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 15 विपक्षी दलों के एकजुट होने और संसद में आपसी समन्वय करके सरकार को घेरने की रणनीति के कामयाब होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। 20 अगस्त को होने वाली इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को न्योता दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार को भी आमंत्रित किया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि विपक्ष एकजुट है। उन्होंने कहा 20 अगस्त को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। बता दें कि इसके पहले तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी दिल्ली आई थी और उन्होंने सोनिया गांधी व राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तो जो विपक्षी एकजुटता इस संसद के सत्र के दौरान दिखलाई दी, जो एक शेप लेती हुई दिखाई दी, आकार लिया, अब जो विपक्षी नेता हैं कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि उस विपक्षी एकता को और ज़्यादा सॉलिड करें और ज़्यादा ठोस रूप दें और आगे की लड़ाई के लिए तैयार करें। तो ये पहल सोनिया गांधी की तरफ से हुई। इसके पहले आपको याद है कि राहुल गांधी ने भी ब्रेकफास्ट के लिए विपक्षी दलों को बुलाया था, बातचीत की थी और संयुक्त रूप से बहुत सारे मीटिंग और आयोजन भी किए थे। तो उसी के सिलसिले में ये अगला कदम है और अच्छी बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात होगी क्योंकि शिवसेना हमेशा कांग्रेस के विरोध में रही है और कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने जा रही है, एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का रवैया भी गौर करने लायक है कि वो विपक्ष के एकता से कहीं भी दूर दूर तक जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो इस किस तरह की भूमिका में है आप समझ सकते हैं। जाहिर है कि जो बीएसपी कर रही है वही आम आदमी पार्टी कर रही है, यानी बीजेपी का परोक्ष रूप से सहयोग कर रही है विपक्ष के साथ एकजुट होकर ना होकर। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि उसके ऑफिशियल यानी आधिकारिक ट्विटर हैंडल को लॉक कर दिया गया है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक होने के बाद बुधवार की रात को 5 बड़े नेताओं के हैंडल भी लॉक कर दिए गए हैं। बीते शनिवार से राहुल का ट्विटर हैंडल लॉक होने के मुद्दे को पार्टी लगातार उठा रही है। जिन 5 बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल लॉक किए जाने की बात पार्टी की ओर से कही गई है, उनमें मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के विप माणिकम टैगोर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव के नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ऐसा केंद्र सरकार के दबाव में किया जा रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता का कहना है कि पार्टी के अकाउंट के साथ साथ उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगभग 5000 खातों को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता अब इस ट्वीट को भी साझा कर रहे हैं जिसमें बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने हाथरस केस में बलात्कार पीड़िता का वीडियो ट्वीट किया था। कांग्रेस का कहना है कि मालवीय का ट्वीट ट्विटर ने नहीं हटाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के खातों से कुछ दिन पहले शेयर की गई उन्हीं तस्वीरों को भी नहीं हटाया गया है। तो
ट्विटर का दोहरा रवैया स्पष्ट रूप से दिख रहा है। राहुल गांधी ने जो एक बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिस तरह से उसमें पुजारी शामिल थे और 2 लोग शामिल थे, उसके परिवार से मिलने गए थे राहुल गांधी और उसके एक फ़ोटो शेयर की थी, लेकिन उसमें उनके परिजनों की चेहरे नहीं दिख रहे थे। इसके बावजूद इस पर हंगामा किया गया और इस राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को लॉक कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस के उन नेताओं के ट्विटर हैंडल भी लॉक किए गए, कार्यकर्ताओं के भी, जिन्होंने उसको शेयर किया था। लेकिन दूसरी तरफ अमित मालवीय जब ऐसा करते हैं, बीजेपी के IT सेल के हेड, तब उनके साथ ये व्यवहार ट्विटर नहीं करता है और ट्विटर बदल गया है। ट्विटर पर जो दबाव पड़ा है सरकार के तरफ से पिछले 2-3 महीने में, उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है और उसके इस व्यवहार परिवर्तन से सरकार भी खुश है, क्योंकि हाई कोर्ट में उसने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी थी ट्विटर के जवाब पर, उससे साफ है कि अब दोनों के बीच में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई है और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत अब कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। तो ट्विटर डर गया है, ट्विटर ने समझौता कर लिया है, ऐसा लगता है। लेकिन अभी स्पष्ट रूप से हम नहीं कहेंगे, कुछ और इंतज़ार करना चाहिए, कुछ और ऐसे वाक़या आएंगे हमारे सामने। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। ऐसे समय जब तालिबान ने अफगानिस्तान के 9 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और अफगान सेना बुरी तरह से हार रही है, अमेरिकी खुफिया विशेषज्ञों ने काबुल में सरकार के पतन की भविष्यवाणी भी कर दी है। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि यदि तालिबान इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो वो 30 दिनों में राजधानी काबुल को शेष मुल्क से काट देगा और 90 दिनों में सरकार को अपदस्थ कर कमान अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये उम्मीद भी जताई है कि यदि अफगान सेना ठीक से लड़ी तो इसे रोका भी जा सकता है। तालिबान का दावा है कि उसने देश के 85% इलाके पर कब्जा कर लिया है। निष्पक्ष व स्वतंत्र एजेंसियां भी ये मानती हैं कि अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान ने गजनी पर भी कब्जा कर लिया है। गजनी का सामरिक महत्व है और वो ये है कि उस राजमार्ग पर स्थित है जो राजधानी काबुल को जोड़ता है। गजनी अफगान राजधानी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा लग रहा है कि तालिबान का जो खतरा दिख रहा था अब वो सही मायनों में साकार रूप ले रहा है और बहुत जल्दी से ले रहा है। कहा जा रहा था कि ये लड़ाई जो अफगान सरकार और तालिबान की है वो 6 महीने, साल, 1.5 साल और 3 साल तक चल सकती है। लेकिन जिस तरह से अफगान सेनाएं हार रही हैं, बड़े शहरों और प्रांतों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है, उससे लग रहा है कि तालिबान के हौसले बुलंद हैं और उन्हें बहुत वक्त नहीं लगेगा जब वो अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में कर लेंगे और काबुल से सरकार को भी अपदस्थ कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो ये खतरनाक संकेत, खतरनाक भविष्यवाणी है अमेरिका के खुफिया विभाग की भी, और बाकी ऑब्जर्वर भी इसी तरह से इसको देख रहे हैं। तो इसकी चेतावनी को समझा जाना चाहिए और भारत समेत उन तमाम देशों को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद पूरे इस उपमहाद्वीप में किस तरह से हिंसा, आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।